हम्म, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वाले पार्ट तक पढ़ लिया था, ठीक है, कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए 10 फीचर्स की जरूरत होती थी, यानी 10 चेक्स होंगे। 10 अगर पास हो जाएंगे तब जाकर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने आप लोगों को यहां पर भी एक चीज बताया था, ये वाले प्रोसेस में, कि अगर कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले कोई भी गड़बड़ी हो जाती है, अगर कॉन्ट्रैक्ट के बनने से पहले कोई भी गड़बड़ी हो जाती है, ठीक है, तो रिजल्टेंट में जो हमारा आता था, जो रिजल्टेंट हमारा आता था, वो बन जाता था वॉइड एग्रीमेंट। ठीक है, वो वॉइड एग्रीमेंट कहलाता था, ये वाला पार्ट। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि अगर 10 चेक पास हो गया, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया, तब तो ठीक ही था। इन केस वो बनने के बाद भी मैंने आपको बताया था कि कई बार वो वॉइड हो जाता है, या अलग अलग टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि ये अब हम टॉपिक पढ़ेंगे ना, उसको डील करेगा। तो यहां पर क्या हम पढ़ने वाले हैं कि अगर 10 चेक पास हो गया, तब तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता था, तब तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता था। ठीक है, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वाला पार्ट हमने देख लिया है कि इसके लिए एटलीस्ट 10 फीचर्स यानी 10 टेस्ट को पास करना पड़ेगा, तब जाके एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता था। ठीक है। लेकिन अब हम ये देखने जा रहे हैं, इस वाले में हम ये देखेंगे कि और कितने तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और उनमें क्या खास बात होती है। ठीक है। तो देखो, सेकंड वाला कॉन्ट्रैक्ट मैंने बता दिया इसी के जस्ट नीचे, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट भी हमने पढ़ लिया था कि कॉन्ट्रैक्ट के बनने के बाद अगर कोई सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी अगर आ जाती है, कोई सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी, यानी बाद में, ठीक है, बाद में वो इम्पॉसिबल हो जाए, बाद में वो इम्पॉसिबल, शुरू से वो वैलिड था। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि भाई, घोड़ा खरीदे, घोड़ा खरीदने और बेचने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, लेकिन जिस दिन घोड़ा लेकर आ रहे थे उसका एक्सीडेंट हो गया या उसको कुछ दिक्कत हो गई और वो मर गया, तो अब वो कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। तो वो चीज के लिए ये बोल रहा है कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जो पहले वैलिड था, कुछ बाद में ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो गया, इसलिए वो वॉइड हो गया। ठीक है, तो वैलिड से वो वॉइड बन गया। तीसरा मैंने आपको बताया था वॉइडेबल। वॉइडेबल वर्ड का मतलब होता है कि अगर एक पार्टी के साथ कुछ गलत हुआ है, इसके में मैंने एग्जाम्पल दिया था, और अभी वॉइड, इसके में मैंने आपको एक फीचर बोला था कि फ्री कंसेंट नहीं होती। जहां पर फ्री कंसेंट नहीं होती वहां पर रिजल्टेंट आता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का। तो जब फ्री नेचर का, ठीक है, कंसेंट ना हो, यानी कॉर्शियन से हो, ठीक है, कॉर्शियन हो, उसके अंदर अनड्यू इन्फ्लुएंस हो, या मिस रिप्रेजेंटेशन हो, या फ्रॉड करके एक्सेप्टेंस ली गई हो, तो इन सब नेचर में हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। लेकिन एक खास बात, वॉइडेबल की खास बात, कि अगर एग्रीव्ड पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया तो वो वैलिड बन जाएगा, और अगर केस किया तो वो इनवैलिड बन जाएगा। ये दोनों बात इसके अंदर रहेगा। तो याद रखना, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी बट नॉट एट अदर पार्टी। जिसने गलत किया उसके पास तोड़ने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा। ठीक है। तो वो चीज को, जैसे एक और एग्जांपल देता हूं, मैंने बोला कि मैं, लेट सपोज, घर बनाने वाला कॉन्ट्रैक्टर हूं, और मैंने बोला कि मैं 3 महीने में आपको आपका घर बना के दे दूंगा, जिसके बदले आप मुझे 10 लाख रुपए दो। तो मैं 3 महीने वर्सेस 10 लाख की हमारी जब बात हुई, तो इसमें क्या हुआ कि 10 लाख आप तो दे दिए, लेकिन मैं 3 महीने तक मान लो वो घर को कंप्लीट नहीं कर पाया। तो अब आपके पास ऑप्शन हो गया, आप एग्रीव्ड पार्टी यानी आपके साथ गलत हुआ, तो आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि आप या तो केस करके वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दो और अपना पैसा ले लो, या तो आप कहो कि अच्छा चलो ठीक है, थोड़ा लेट ही सही, अब इतना तक आ गए हैं तो जाने देते हैं, आगे चलने देते हैं। तो अगर आप चलने दोगे तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रह जाएगा, अगर आप केस कर दोगे तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा।
तो वॉइड या वैलिड दोनों का ऑप्शन होने वाले में वॉइडेबल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तीसरा मैंने आपको मतलब फोर्थ वाला आपको बताया था वॉइड एग्रीमेंट, अभी समझा है, वॉइड अब इनिशियो यानी कॉन्ट्रैक्ट के बनने से पहले कुछ। तो ये कोई कॉन्ट्रैक्ट का टाइप नहीं है, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट का टाइप नहीं है, लेकिन डिस्टिंग्विश करने के लिए मैंने यहां पर रख दिया है। अब ये दो में मैंने लिखा है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट, दोनों ही बात इसके लिए सही है। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट बोल लो या एग्रीमेंट बोल लो, दोनों ही वर्ड इसके लिए ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर वो इलीगल नेचर का है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं पाएगा, एग्रीमेंट तक ही रुक जाएगा। लेकिन कई बार क्या मैं बोल रहा हूं कि पेमेंट बाद में हुई और बाद में वो पेमेंट इलीगल मीन्स से कर दी गई, तो पहले वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया लेकिन इलीगल वे टू पे हो गया, जिसके वजह से अब वो इलीगल नेचर का बन गया। तो कई बार वो बनने से पहले तक हुआ तो इलीगल एग्रीमेंट कहला जाता है, या बनने के बाद कुछ गड़बड़ी पता चलती है तो वो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट यानी इलीगल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर वन एंड सेम थिंग है, क्योंकि अल्टीमेटली इट विल बी वॉइड एंड नल, यानी इसको शुरू से ही गलत मानेंगे, इसका कोई रेलेवेंस लॉ के नजर में नहीं होता और ना कभी हो सकता है। एक क्वेश्चन आया था बहुत पहले, वो क्वेश्चन क्या था कि मान लो एक मेन एग्रीमेंट है और ये मेन एग्रीमेंट ना पूरी तरीके से वैलिड है, और इसी से जुड़ा एक सब एग्रीमेंट है। ठीक है, सब एग्रीमेंट यानी इसी से कनेक्टेड एग्रीमेंट है और इसके अंदर में कुछ चीज इलीगल है, तो क्या ये मेन एग्रीमेंट को भी इलीगल बना देगा या नहीं? तो याद रखना, अगर उसके सब एग्रीमेंट में उससे कनेक्टेड एग्रीमेंट में भी इलीगैलिटी है, कुछ इलीगल हो रहा है, तो वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट को इलीगल ही कर देगा। याद रखना। तो अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट का किसी दूसरे इलीगल कॉन्ट्रैक्ट से कनेक्शन है तो वो पहला वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी इलीगल ही बन जाएगा। ठीक है, इस चीज को याद रखना। नेक्स्ट है अनएनफोर्सिएबल। अनएनफोर्सिएबल एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट कहने का मतलब है कुछ चीज अभी पेंडिंग है, कुछ फॉर्मेलिटी, कुछ डॉक्यूमेंटेशन, कुछ चीज अभी पेंडिंग है। जब तक ये पेंडिंग है ना तब तक ये एग्रीमेंट के नेचर में है, जैसे ही वो पूरा हो जाएगा छोटा मोटा काम, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। यानी ये अभी के लिए टाइम बिंग के लिए वैलिड नहीं है, बाद में जाके ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो कुछ छोटे मोटे चीज जैसे मान लो एक एग्रीमेंट बनाना था, उसमें दो तीन बातें, दो तीन इंफॉर्मेशन आपको पता नहीं था, उसमें मान लो आधार नंबर पैन नंबर था और उस टाइम तक आपके पास आधार और पैन नंबर इंफॉर्मेशन नहीं थी, आप बोले घर जाऊंगा चेक करके आपको बता दूंगा। तो जब तक वो नहीं भरा गया है तब तक के लिए वो अनएनफोर्सिएबल है। ठीक है, तब तक वो कानून के नजर में उसके ऊपर केस नहीं कर सकता कोई, क्योंकि वो इनकम्प्लीट है। तो ये कुछ और नहीं है, दिस इज नथिंग बट अभी टाइम बीइंग के लिए इनकम्प्लीट है, बाद में जैसे ही इसको कंप्लीट कर दोगे ये वैलिड बन जाएगा। तो वैलिडिटी या एनफोर्सिबिलिटी के बेसिस पर कॉन्ट्रैक्ट्स इतने तरीके के होते हैं। ठीक है, वैलिडिटी या एनफोर्सिबिलिटी के वे से। अब नेक्स्ट है, अगर हम परफॉर्मेंस के बेसिस पर बोले या एग्जीक्यूशन के बेसिस पर, तो परफॉर्म करने के बेसिस पर या एग्जीक्यूशन के बेसिस पर दो होते हैं, एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटेड का मतलब एक तरीके से पास्ट टेंस में चला गया, यानी कि जो दोनों बोथ पार्टीज है ना, बोथ पार्टी, उन्होंने अपना अपना ऑब्लिगेशन डन कर दिया, अपना अपना काम पूरा कर दिया है। तो अपना अपना ऑब्लिगेशन पूरा कर दिया है तो उसको हम कहेंगे एग्जीक्यूटेड। याद रखना, when both the parties have performed their duties, जिसको जो करना था, मतलब मान लो क्लास 10th तक की बात या 11th तक की बात, कि मैंने आपसे फीस लिया और आपको 11th पढ़ा दिया, आप पास हो गए। हमारे और आपके बीच जो क्लास 11th का डील हुआ था, जो कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट था, वो एग्जीक्यूटेड नेचर का है, बिकॉज इट इज डन, वो खत्म हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्या, एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटरी मतलब ये फ्यूचर रिलेटेड है। ठीक है, प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिलेटेड है कहीं ना कहीं। इसमें क्या होता है, दो नेचर के, बाईलेटरल या यूनिलेटरल।
बाइलेटरल वर्ड का मतलब है कि अभी बोथ पार्टी, दोनों पार्टी का काम पेंडिंग है, अभी दोनों ही पार्टी का काम पेंडिंग है। अगर दोनों काम पेंडिंग है मतलब मैंने बोल दिया मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा, आपने बोल दिया मैं आपको फीस दे दूंगा, ठीक है, ये दोनों चीज हो गया है, लेकिन ना अभी आपने फीस दी है ना अभी मैंने पढ़ाना शुरू किया है, तो तब तक ये बाइलेटरल कहलाएगा और ये एग्जीक्यूटरी नेचर का है कि इट विल बी एग्जीक्यूटेड, यानी बोथ द पार्टीज आर येट टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिलेटरल, इसमें पार्टली एग्जीक्यूटेड पार्टली एग्जीक्यूटरी कह लो, एक पार्टी ने वर्क कर लिया है, डन, सेकेंड पार्टी नॉट डन, सेकेंड पार्टी का नॉट डन। जैसे मान लो आपने फीस दे दी, मेरा पढ़ाना अभी बाकी है या अभी आधा आधा पढ़ा चुका हूं, आधा और पढ़ाऊंगा, तो वो एग्जीक्यूटरी नेचर में यूनिलेटरल वाला पार्ट है। तो याद रखना एग्जीक्यूटरी के ही दो पार्ट है, बाइलेटरल अगर दोनों का काम पेंडिंग है, यूनिलेटरल अगर दोनों में से किसी एक का काम हो गया है और एक का काम पेंडिंग है, और एग्जीक्यूटेड का मतलब दोनों का काम हो चुका है, इसमें दोनों पेंडिंग, इसमें दोनों हो चुका, और इसमें एक का हुआ है एक का पेंडिंग, ठीक। तो परफॉर्मेंस या एग्जीक्यूशन के बेसिस पर बोलेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट हमारे दो मेजर टाइप में बटे हुए हैं, एग्जीक्यूटेड वर्सेस एग्जीक्यूटरी, ठीक है। अगर फॉर्मेशन या क्रिएशन या मोड या वे जैसे फॉर्म किया जाता है उसके बेसिस पर चले तो याद रखना एक्सप्रेस्ड होता है, इम्प्लाइड होता है, क्वाजी होता है और ई कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, चार होते हैं। और इस इम्प्लाइड का एक छोटा भाई है टैसिट, ठीक है, यानी मेनली चार होते हैं, इसी इम्प्लाइड का एक छोटा पार्ट है टैसिट, वो भी इम्प्लाइड ही कहा जाता है एक तरीके से। अब देखो क्या है, अगर मैंने एक्सप्रेस्ड वर्ड का मतलब है आइदर इन ओरल और रिटन फॉर्म, मैंने एक्सप्रेस या तो ओरली किया है या लिख कर किया है, तो याद रखना जनरली तो लिख कर लोग करते हैं, लेकिन ट्यूशन फीस के केस में जैसे है तो ओरल है हमारा, ठीक है, यहाँ रिटर्न का कोई नहीं है, तो वो हमारा कैसा हो गया ओरल। और रिटर्न तो आप जानते ही हो, इतने सारे एग्रीमेंट मैंने क्लास में भी कुछ एग्रीमेंट दिखाए भी हैं, ठीक है। इम्प्लाइड वाले में क्या होता है, ना इसमें आपने ओरल किया ना आपने इसमें रिटर्न किया, इसमें दोनों ही नहीं किया, ये ना किससे होता है याद रखना, इम्प्लाइड मतलब कंडक्ट से, इट विल बी फॉर्म्ड बाई कंडक्ट, लोगों के आव भाव से क्रिएट हो जाएगा। एग्जाम्पल, ना बोला ना सुना, मतलब ना बोला और ना लिखा, और कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन गया, तो देखो जब हम रेलवे स्टेशन पर होते हैं, एक कूली आता है और वो कूली हमारा सामान उठा लेता है और हम उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देते हैं, वो हमारा सामान लेकर जा रहा है और वो हमारी गाड़ी तक ले जाके वो सामान को छोड़ दिया, ठीक है, या जहां पर उसको लगा कि यहां तक हमने बोला और वो वहां मतलब जाकर रुका और सामान रख दिया। अब मैं ये बोलूंगा उसको, वो पैसा मांगा जब, तो मैं बोलूंगा किस बात का पैसा भाई, ना ओरल एग्री मैंने किया कि तुम मेरा सामान उठाओ, ना रिटर्न कुछ बात हुई, तो हम ये मानते हैं बाई कंडक्ट कि आपने उसे अपना सामान उठाने दिया, तो आपके और उसके बीच इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, तो उसको हम कहेंगे इम्प्लाइड नेचर का, यानी विथआउट ओरल विथआउट रिटर्न फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट, अब एक और चीज सुनना, इसमें एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे आप बस स्टॉप पे खड़े थे, ठीक, और बस आई, आप चढ़ गए, आपने उसको पैसा थमाया 10 रुपए और आप एक स्टेशन पर उतर गए, आपके और उसके बीच कोई बातचीत नहीं हुई, ठीक है, तो वही चीज को हम कहेंगे इम्प्लाइड नेचर, क्योंकि बस का वहां पर रुकना और आपका उसमें चढ़ना, बस वहां रुकी तो इट गेव यू एन ऑफर, आप उसमें चढ़े, यू गेव द एक्सेप्टेंस, तो आप दोनों के बीच प्रॉमिस हो गया, आपने उसको कंसिडरेशन दे दिया, उसने आपको सर्विस दे दी, तो कंसिडरेशन हुआ तो एग्रीमेंट हो गया, और इसमें कुछ भी गड़बड़ी नहीं है, कोई कमी नहीं है, तो लॉ इसको एनफोर्स कर देगा, अलाउ कर ही देगा, सो इट विल बी इम्प्लाइड नेचर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो कूली वाला, अब देखो टैसिट और इम्प्लाइड में एक छोटा सा डिफरेंस है, बहुत ध्यान समझना, अगर आपको टर्म्स एंड कंडीशन पहले से पता नहीं है
यानी आपको ये पता नहीं है कि कूली रखने के बाद सामान पैसा कितना मांगेगा, या आपको ये नहीं पता है, सेकंड वाला, आपको ये नहीं पता कि जो बस स्टॉप वाला है, मान लो आप पहली बार उस बस में चढ़ रहे हो तो कितना लेगा। तो आपको अगर टर्म्स एंड कंडीशन पहले से पता नहीं होंगे तो इट विल बी प्योरली इम्प्लाइड ओनली। अगर टर्म्स एंड कंडीशन पहले से पता होंगे उसके साथ होगा तो वो टैसिट नेचर का होगा। एग्जाम्पल, आप जाते हो एटीएम में और कैश विड्रॉ कर लेते हो, ना आपने ओरल कुछ काम किया, ना आपने रिटर्न में कुछ दिया, ना ओरल हुआ कम्युनिकेशन, ना रिटर्न हुआ, लेकिन बाय डिफॉल्ट वहां पर एटीएम में जाकर पिन डालना, एटीएम मशीन का वहां रहना इज ऑफर। आप उसमें से पिन डाले, वॉज योर एक्सेप्टेंस कि आप पैसा निकालना चाहते हो, आपने पैसा निकाला, आपको पैसा मिला और सामने वाले को उसके सर्विस चार्ज मिला, बात खत्म। लेकिन ये फिक्स होता है कि हमारा एटीएम में टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर होते हैं पहले से कि भैया इतना ही चार्ज लेगा, कहीं भी कितना भी कुछ भी चार्ज नहीं मांग सकता वो। तो सिंस हमें पहले से पता होता है, इसलिए एटीएम वाला केस हमारा टैसिट नेचर का है, इम्प्लाइड ही है, टैसिट नेचर का है। ऐसे ही होता है जब ऑक्शन सेल या बिडिंग होती है, तो उसमें एक प्रोसेस होता है फॉल ऑफ हैमर, बोलते हैं 1 लाख एक, 1 लाख 2, 1 लाख 3, अगर कोई नहीं बोला तो एक हैमर ऐसे गिराते हैं और वो बिड वहां खत्म हो जाती है। तो फॉल ऑफ हैमर, वो बिड में फॉल ऑफ हैमर होना, वो चीज का होना ही उस मोमेंट में, अब कोई बोले या ना बोले, उसके गिरते ही सामने वाला और इसके बीच इम्प्लाइड नेचर का एक्सेप्टेंस हो जाता है, ठीक है, बिना बोले बिना कुछ किए, ठीक है। तो उसको टैसिट नेचर बोलते हैं, क्योंकि वो बोली में टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर होते हैं पहले से कि किसको लेना है, कितने में लेना है और क्या लेना है, ठीक है। तो याद रखना, इम्प्लाइड के अंदर में टैसिट है। टैसिट बहुत एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, इम्प्लाइड की एक कैटेगरी है, तो बता दिया मैंने आपको। अब एक होता है, इसमें भी चलो दोनों पार्टी चाहे ओरली बोले चाहे रिटर्न बोले या बिन बोले, लेकिन दोनों पार्टी की कंसेंट हुई, दोनों पार्टी का बातचीत, एक तरीके से टर्म्स एंड कंडीशन एग्री हुआ। एक होता है क्वाजी। क्वाजी वर्ड का मतलब याद रखना, बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ, यानी इसको पार्टी नहीं बनाती, ये पार्टी के बीच लॉ बना देता है, पार्टीज इसमें नहीं बनाती, इसमें पार्टीज का कोई रोल नहीं है। लॉ के ऑपरेशन की वजह से, लॉ के होने के वजह से वो बाय डिफॉल्ट हो जाता है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट हो जाता है। तो टैसिट वाला, ये सॉरी, क्वाजी वाला नेचर में कैसे होता है ये समझना। लेट सपोज, एक एग्जांपल मैंने यहां लिखा है, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। आपको रास्ते पे किसी का सामान गिरा मिला, आप सोचे कि यार, लॉ भी ये बोलता है कि गिरा मिला तो आपको उसके ओनर को खोजकर उसे लौटा देना चाहिए, अगर नहीं है तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन या किसी मतलब वो पब्लिक वाले जगह पे जाकर उसे सबमिट कर देना चाहिए, जहां से वो ले ले अपना वापस सामान। अब आपने ये बात को समझा और माना, फुलफिल किया। अब आपने सोचा कि यार, वो इंसान का मेरे को पता चला कि मान लो वो 100 किलोमीटर दूर है। आप अच्छे इंसान की, यार उसमें उसके बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, कहीं मिसप्लेस ना हो जाए, आप 100 किलोमीटर ट्रेवल करके गए और उसका वो वैलेट लौटा दिए। अब बदले में आपने बोला कि भाई, यू आर एलिजिबल, कि 100 किलोमीटर आने का जो खर्चा हुआ, एक लेजिटिमेट खर्चा, ऐसा नहीं कि एरोप्लेन बुक करके हेलीकॉप्टर बुक करके चले गए, एक जो लेजिटिमेट खर्चा हुआ आपका, आप उससे अपने खर्चे का रिम्बर्समेंट मांग सकते हो, और वो ना नहीं कर सकता। अगर वो ना करेगा ना, तो लॉ बोलेगा कि भैया, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड में ये क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, यानी आपने बोला या नहीं बोला, ये लौटाने आया और आपने उससे लिया, तो ये दोनों ही, कि उसका आपको देना ऑफर था, आपने उसको लिया, एक्सेप्टेंस था, और एक इंसान ने आपको सर्विस दे दी है, तो आपको भी, मतलब सर्विस दी यानी कंसिडरेशन दिया, तो कंसिडरेशन टू वे होना चाहिए, आपको भी देना पड़ेगा। तो क्वाजी नेचर का है ये, ठीक है, तो ये क्वाजी नेचर का है। फिर एक है ई कॉन्ट्रैक्ट। ई कॉन्ट्रैक्ट यानी ऑनलाइन हम जितने भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं ना, वो सारे ई कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर में आते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिकली डाटा इंटरचेंज, ईडीआई कॉन्ट्रैक्ट भी इसको कई लोग कहते हैं, ठीक है, कई लोग इसको साइबर कॉन्ट्रैक्ट भी कह देते हैं। तो ऑनलाइन जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो हमारे और अमेजोन वगैरह के बीच में
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स बन जाते हैं, ई कॉन्ट्रैक्ट्स बन जाते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे टोटल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो एक काम करते हैं यार, आज थोड़ा सा ये टाइम, अभी एग्जैक्ट टाइम कितना हो गया? 10:35। ठीक है, तो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा अगर आपको कुछ आगे का पूछना है तो एक बार मेरे से पूछ लो, नहीं तो मैं इसका लास्ट स्लाइड पे मूव करूंगा। कुछ जानना है इतने में? सर आप ये एग्जीक्यूटरी में जो पार्टली वाला है उसमें हाँ एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी फिर से समझा दीजिए। हाँ, इसका कहने का मतलब इट इज, क्योंकि एक इंसान ने काम कर दिया तो उसके लिए पार्टली एग्जीक्यूटेड हो गया, और एक का काम पेंडिंग है तो उसके लिए पार्टली एग्जीक्यूटरी हो गया। एग्जीक्यूटेड मतलब कर दिया है, एग्जीक्यूटरी मतलब करेगा। ठीक है, तो एक पार्टी के लिए वो एग्जीक्यूटेड हो गया और एक पार्टी का अभी भी पेंडिंग है तो उसके लिए एग्जीक्यूटरी, तो पार्टली एग्जीक्यूटेड एंड पार्टली एग्जीक्यूटरी नेचर हो गया। ठीक है, यानी यूनिलेटरल को हम इनडायरेक्टली ये भी बोल सकते हैं, यूनिलेटरल यानी पार्टली एग्जीक्यूटेड, पार्टली एग्जीक्यूटरी। ठीक है, ओके सर। ओके, तो अब मैं लास्ट स्लाइड पर चलता हूं। ठीक है, वॉइड एग्रीमेंट। ठीक है, वॉइड एग्रीमेंट। अब बहुत ध्यान से सुनना इसको ना, वॉइड एग्रीमेंट को। देखो, वॉइड एग्रीमेंट्स कब कब कैसे कैसे फॉर्म होते हैं। ठीक है, एग्जाम में इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है वॉइड एग्रीमेंट से। ठीक है, अच्छा, ये देखो, वॉइड एग्रीमेंट सबसे पहला मैंने आपको बताया था कि वॉइड एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल नहीं होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था डोमेस्टिक एंड सोशल एग्रीमेंट, डोमेस्टिक एंड सोशल एग्रीमेंट में देखो अनएनफोर्सिएबल होते हैं ये, अनएनफोर्सिएबल होते हैं। अनएनफोर्सिएबल कहने का मतलब, एग्जाम्पल, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये बोलता है कि जब भी डोमेस्टिक या सोशल एग्रीमेंट बनते हैं ना, तो इनके बीच दोनों पार्टी का बनाते वक्त, फॉर्म करते वक्त, याद रखना, कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करते वक्त, बाद की बात नहीं कर रहे हैं, फॉर्म करते वक्त केस फाइल करने का कोई इंटेंट नहीं होता। इंटेंशन नहीं होता कि अगर ये इंसान ने इसको ब्रीच किया, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा, तो हम इसको कोर्ट में घसीटेंगे, ऐसा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पहले से प्रज्यूम करके ही चलती है। एग्जाम्पल दिया है मैंने, जैसे पापा ने आपको कोई प्रॉमिस कर दिया कि बेटा आप अच्छे नंबर लाओगे तो आपको आईफोन दिलाऊंगा, आप अच्छे नंबर ले आए और पापा बोले नहीं बेटा देखो, मेरी बात माने तो अच्छे नंबर आए तो मेरा फायदा थोड़ी हुआ तुम। ठीक है, ये वाला पापा बोलते हैं लाइन ना, तो मेरा फायदा थोड़ी हुआ, तुम्हारा ही फायदा हुआ। देखो मोबाइल नहीं लिए इसलिए 10th क्लास में बड़े अच्छे नंबर आए, अब 12th में भी अच्छे नंबर आएंगे, अगर मोबाइल के चक्कर में चले जाओगे तो नंबर कम हो जाएंगे, तो फिर वो नहीं मना, मतलब नहीं लाते हमारे लिए आईफोन। तो भाई अब ऐसे केस में हम क्या केस कर देंगे क्या उनके ऊपर? ठीक, तो हम कोर्ट नहीं जाएंगे। तो पापा वाली प्रॉमिस यहाँ पर डोमेस्टिक नेचर की थी, अनएनफोर्सिएबल है, तो वो वॉइड एग्रीमेंट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में। हस्बैंड ने वाइफ को प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हारे को आज डिनर पे लेके जाऊंगा, नहीं लेके गए तो अब वो क्या केस कर देगी? आजकल खैर हो जा रहा है केस, लेकिन वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हस्बैंड ने कुछ चीज का प्रॉमिस किया था तो भाई उसने तोड़ा, तो वो भी इंटेंट नहीं था ऐसा कुछ कि अगर तोड़ोगे तो केस करेंगे। ठीक है, फिर और एक बात याद रखना, बाद में केस करना अलग बात है। बाद में हो सकता है कि 100 में एक आधा बच्चा ऐसा हुआ कि वो अपने पापा पे केस कर दिया, या एक आधी बीवी ऐसी हुई कि क्या, वो जाकर कोर्ट केस कर दी, वो बात अलग है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, वाइल फॉर्मिंग कॉन्ट्रैक्ट, वाइल एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट आपका इंटेंशन देखा जाता है, ब्रीच के समय नहीं। ब्रीच के समय का इंटेंशन नहीं देखा जाता है कि टूटने के बाद आप क्या किए, क्या आपने और उसके बीच ये बात तय हुई थी बनाते वक्त कि अगर नहीं हुआ तो कोर्ट में जाएंगे, केस होगा। अगर ऐसा नहीं है तो वो अनएनफोर्सिएबल है। ठीक है, नॉट अटेंडेड मैरिज, आपने किसी को मैरिज के लिए इनविटेशन दिया, कार्ड पहुंचा कर आ गए, और वो इंसान को कोई काम था या चलो नहीं, मन ही नहीं था आने का, ठीक है, तो वो नहीं आया, तो आप उसको केस नहीं करोगे कि मैं इतने दूर गया इसके यहाँ इसको बुलाने और ये आया नहीं तो इसके ऊपर केस कर दूं।
ये नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपके हो गए डोमेस्टिक नेचर के, और ये वाला हो गया आपका सोशल नेचर का, ठीक है। ये दोनों में ही ऐसा नहीं माना जाएगा कि पार्टीज का इंटेंट था केस वेस करने का, ठीक है। हेंस इट इज अनएनफोर्सिएबल इन द आईज ऑफ लॉ। दूसरा, किसी इनकम्पीटेंट पार्टी, मैंने अभी आपको पढ़ाते वक्त इससे पहले ही बताया इनकम्पीटेंट कौन। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, माइनर, ठीक है, छोटू। तो छोटू के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है, 18 के कम वालों के साथ किया है, तो वो इनकम्पीटेंट है। इंसॉल्वेंट के साथ कर लिया है, प्रेसिडेंट के साथ कर लिया है, प्राइम मिनिस्टर के साथ कर लिया है, अगर ऐसे लोगों के साथ आपने कर लिया तो ये इनकम्पीटेंट पार्टी मानी जाती है। इनके साथ करना ना करना बात बराबर होगी, तो ये भी वॉइड एग्रीमेंट बनाएंगे। तीसरा, इलीगल एग्रीमेंट। मैंने आपको बताया था इलीगल तीन तरीके से हो सकता है, या तो आपका पर्पस ऑब्जेक्ट इलीगल हो, या आप जो पेमेंट कर रहे हो कंसीडरेशन इलीगल हो, या वे ऑफ पेमेंट, मतलब टेबल के नीचे से, मतलब पैसा ही आप दे रहे हो, कंसिडरेशन लीगल है, लेकिन जिस तरीके से दे रहे हो वो लीगल तरीका नहीं है। तो अगर इनमें कोई इलीगैलिटी आती है तो कॉन्ट्रैक्ट इलीगल ही बनेगा, सॉरी, एग्रीमेंट इलीगल ही हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा, ठीक है। अगर कंपनी अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज के ऊपर का काम करती है, याद रखना, अभी अभिलाषा आपको थोड़ा सा ये वाला पॉइंट समझने में टाइम लगेगा, क्योंकि जब आपको फॉर्मेशन ऑफ कंपनी चैप्टर पढ़ा दूंगा तो आपको समझ में आएगा। तो कंपनी ऐसे समझो, कंपनी का मैक्सिमम पावर ये होता है कि जो उसके ऑब्जेक्ट वाले पैराग्राफ क्लॉज में लिखा होता है वही काम वो कर सकती है, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकती। जैसे स्कूल के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा होता है एजुकेशन सर्विसेज देना, स्कूल अब प्रॉपर्टी खरीदना बेचना नहीं करेगी, कि वो शेयर में इन्वेस्ट नहीं करेगी, वो उसके ऑब्जेक्ट के बाहर की बात है, ठीक है। तो वही चीज बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर काम कंपनी अलाउड ही नहीं है करने के लिए। तो अगर उसने ऐसा कुछ काम किया और उस काम के लिए आपने कंपनी से एग्रीमेंट किया था, तो कंपनी के ऊपर आप केस नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि ये लॉ ये कहेगा कि कंपनी तो ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल ही नहीं थी, आप कर कैसे लिए इसके साथ। तो हम तो ये मानेंगे ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है भी नहीं। तो कंपनी अगर उस वाले कॉन्ट्रैक्ट को तोड़कर पैसा खा भी गई तो कुछ केस नहीं होगा। तो उसी को ये बोल रहा है कि कंपनी का बियॉन्ड ऑब्जेक्ट क्लॉज अगर आप केस वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो भी किसी भी तरीके से वॉइड, सॉरी, वैलिड नहीं होगा, वॉइड ही नेचर का रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कुछ ऐसी चीजें जिसको एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। मैंने आपको बताया था कि किसी का बिजनेस बंद करवाने को अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, किसी का शादी तोड़वाने का आपने किया, तो ये सब लॉ पहले से ही प्रोहिबिट करके रखा है एक्सप्रेसली, यानी ये पहले से ही, ठीक है, पहले से ही इनवैलिड मानता है, प्रोहिबिट है, ठीक है, प्रोहिबिटेड बाय लॉ। तो ऐसा कुछ अगर आप कर रहे हो तो ये भी वॉइड एग्रीमेंट ही रहेगा, शुरू से ही गलत माना जाएगा, ठीक है। तो ये सारे ही वॉइड एग्रीमेंट के वेज हैं या टाइप्स हैं, ठीक है। अब एक मैंने यहाँ वेन डायग्राम बनाया है। एक चीज याद रखना, इलीगल हमेशा वॉइड होता है, लेकिन हर वॉइड इलीगल नहीं होता। क्योंकि इलीगल तो ये देखो इतना छोटा सा पार्ट को कहा हमने, ये है इलीगल, और वॉइड में तो ये पूरे आ गए ना, ये पूरे ही तो वॉइड के अंदर आ गए। तो याद रखना, ये है इलीगल और ये पूरा है वॉइड, ठीक है। इलीगल वर्सेस वॉइड का कंसेप्ट है, ठीक है। तो इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है, इलीगल वर्सेस वॉइड। एक सेकेंड ना, इसमें यहां तक में किसी को कोई डाउट है? सर ये जो कंपनी बियॉन्ड ऑब्जेक्ट क्लॉज है वो हाँ, भी तो इलीगली हो गया ना, मतलब। यस, एक इलीगल नहीं, उसको इलीगल नहीं बोलेंगे, उसको वॉइड बोलेंगे। क्यों? क्योंकि कुछ गलत काम नहीं कर रही है,
ये आपकी गलती है कि आपने ये चेक नहीं किया कि कंपनी क्या काम कर सकती है और क्या काम नहीं कर सकती। इसके लिए ना हर कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले उसका MOA पढ़ना चाहिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ना चाहिए कि कंपनी किस चीज को कर सकती है और किस चीज को नहीं। इसके ऊपर ना जब हम अभी पढ़ेंगे अब तो एग्जाम्पल केस जो फाइल किए गए थे ना, वो सारे केसेस को मैं आपको बताऊंगा कि किस किस तरीके से केस हुआ था, क्या उसमें केस बना था, फिर कोर्ट का क्या जजमेंट आया, लॉयर्स कैसे लड़े। मैं आपको प्रैक्टिकली वो बताऊंगा क्योंकि इसके ऊपर बहुत केस लॉस भी हुए हैं, ठीक है। तो एक वो रेलवे वाली कंपनी थी, उससे जुड़ा एक केस लॉ है, मैं आपको वो बताऊंगा कि उसमें क्या हुआ था, ठीक है। तो याद ओके। रखना, कंपनी मतलब इट इज नॉट अलाउड, उसके ऊपर का काम नहीं किया उसने, इलीगल नहीं किया, बट दैट वाज उसके पावर के बियॉन्ड की चीज है। वो करना ना करना उसके बस की बात ही नहीं है। तो अगर वो कर भी दिया तो हम मानेंगे कि भैया ये तो वही बात हो गया कि एक छोटे बच्चे से आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रहे हो, उसके बस की ही नहीं समझना कॉन्ट्रैक्ट को। तो वही सेम चीज है कि ये इसके ऊपर का कंपनी समझने के लिए लायक ही नहीं, ठीक है। तो हम उस तरीके से मानेंगे, ना कि इलीगल। ओके सर। अभी रूपा कुछ डाउट कुछ भी पूछना है तो बता दो। नहीं सर, अभी तो क्लियर है। ओके चलो ठीक है। आज ना हम यहीं पर इतना ही क्लास करते हैं, रीजन बिंग ना थोड़ा यहाँ नेटवर्क का फ्लक्चुएशन हो रहा है, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी का भी डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो आज हम इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके।